आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं। गजबीए काका, दो चाय तो भिजवाना। अरे अभी समोसे नहीं पहुँचे गजबीए काका। अरे जल्दी करो भाई, जल्दी कुछ खाने दो भाई। कहो कैसे हो गजबीए? अरे आजाद भाई, आइए आइए। आज तो बड़े दिनों के बाद इधर का रुख किया। अरे अपना क्या है, जिधर की मौज लगी उधर ही निकल पड़े। अरे तुम अपनी कहो, लोगों का पेट भरने की तुम्हारी ये दुकान ठीक चल रही है ना? अरे आप अपने ढाबे की पूछ रहे हो आजाद भाई, तो आप खुद ही देख लीजिए ना। इस वक्त कोई भी टेबल खाली नहीं। कोई गजभिये काका क्या कर इधर से बुलाता है, तो कोई उधर से गजभिये काका की डट लगाए रहता है। अरे तो अच्छा है ना, सब काका कहकर तो पुकारते हैं। अरे पगले, ये तेरे बढ़ते कारोबार की ही नहीं, तेरे बढ़ते सम्मान और इज्जत मान की निशानी भी है। बस आपका आशीर्वाद है आजाद भाई। गजबीए काका, और जो तुम यहाँ अपनी बातचीत में लगे हो, मेरे लिए लस्सी तो तैयार करवाई नहीं तुमने? सब्र तो कर राम सिंह, और ये तो जान ले मैं किससे बातचीत कर रहा हूँ। ओ जी, ये कौन है महापुरुष जी हैं? अरे ये हैं अपने आजाद भाई, आज बहुत दिनों बाद आए हैं इधर। ओहो, तो ये हैं आजाद भाई। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। बहुत खुशी हुई जी आपको देखकर। क्या कहा गजभिये काका? ये है आजाद भाई? ये आजाद भाई है? ये आजाद भाई है? कमाल है। गजभिये, तुमने तो बहुत ही मशहूर कर रखा है मुझे। आजाद भाई, मशहूर तो आप ऐसे हो गए कि अपनी भारत माँ की आजादी और उस आजादी के लिए मर मिटने वाले वीरों की जो गाथाएं आपने मुझे सुना रखी है ना, वो सब मैं इन लोगों को भी सुनाता हूँ। आजाद जी, आपने जो कविता सुनाई थी ना गजभिये काका को एक बार, और वो तो हमें ये कितनी बार सुना चुके हैं जी। कौन सी कविता गजभिये? अरे वही आजाद भाई, वही वो। अरे वही क्या कर रहे हैं गजभिये काका, एक बार सुना ही दीजिए ना। हाँ गजभिये, सुनाओ ना। हाँ, सुनाइए। वो आप ही सुना दीजिए ना आजाद भाई, वो कविता। कोई ये ना समझे कि देश को स्वाधीनता। अच्छा, वो कविता। तो लो सुनो फिर जी। कोई ये ना समझे कि देश को स्वाधीनता यूं ही मिली है, शहीदों ने अपने खून से सींचा तो इस बाग में कलियां खिली हैं। बिछ गए वो नींव में, दीवारों के नीचे गड़े हैं, महल अपने बलिदानियों की छाती पर खड़े हैं। नींव के पत्थर तुम्हें सौगंध अपनी दे रहे हैं, इस धरोहर को तुम अपने हाथ से जाने ना देना। प्राण देने को रहना हरदम तैयार, देश की स्वाधीनता पर आंच आने ना देना। वाह वाह, बात है, वाह। भाई, आप सबको ये कविता अच्छी लगी तो आप वाह वाह करने लगे, क्यों? जी हाँ, इसमें देश के अमर बलिदानियों की बात जो है। बेशक है बेटी, लेकिन इसके लिए मात्र वाह वाह करने से बात नहीं बनेगी। इस कविता में जो बात कही गई है उसे पूरा भी करना है, और हमें आज भी अपने देश की आजादी और अखंडता की रक्षा के लिए वैसे ही प्रयत्न करने हैं जैसे आजादी हासिल करने के लिए हमारे अमर शहीदों ने किए थे। बिल्कुल। और ये बात हमें सिर्फ स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के दिन याद नहीं करनी, बल्कि हर दिन हर पल इस संकल्प को दोहराना है। ओ जी, क्या बात कही तुमने गजभिये काका। 15 अगस्त तो अभी कुछ ही दिन बाद आने वाला है जी। अरे हाँ भाई, तुमने खूब याद दिलाया। हमारी आजादी का ये उत्सव तो अभी से देशवासियों के मन में उत्साह और उमंग पैदा कर रहा है जी। तो इस अवसर पर मैं अपने देश के शहीदों की कुछ तस्वीरें लाया हूँ। ये देखो। जी। अरे आजाद जी, ये तो स्टिकर है, इन्हें हम कहीं भी चिपका सकते हैं। हाँ, तभी तो लाया हूँ। इन्हें अपने वाहन पर लगाओ या घर में किसी पाक साफ पवित्र स्थान पर इन्हें लगाओ,
और गजभिया तुम तो इनमें से कोई एक तस्वीर यहाँ इधर अपने इष्ट देव के साथ भी लगा सकते हो। ठीक जी, ठीक है, ठीक है आजाद भाई, ठीक है। शहीदों की तस्वीरें तो आप हमें दे दीजिए आजाद भाई, लेकिन इनकी कोई कीमत भी तो रखी होगी ना आपने? नहीं भाई, शहीदों की शहादत की तरह हम उनकी तस्वीरों का भी कोई मोल नहीं लगा सकते। ये तो अनमोल है भाई। इन तस्वीरों के बदले अगर तुम कुछ देना ही चाहते हो तो ये वादा मुझे दो कि तुम नित्य इनको नमन करोगे, इनके जैसा ही बनने की कोशिश करोगे और कागज पर उभरी किसी स्वतंत्रता सेनानी की तस्वीर को अपने दिल में उतारने की कोशिश करोगे। आजाद भाई, हम ऐसा ही करेंगे। हाँ आजाद भाई, क्यों नहीं, हम भी करेंगे, ऐसे ही करेंगे। हाँ, तो फिर चुन लो इनमें से कोई एक पूजनीय तस्वीर। हाँ, तुम सब चुन लो अपने लिए। हाँ? ये देखो, ये शहीद आजम भगत सिंह हैं, ये चंद्रशेखर आजाद, ये राम प्रसाद बिस्मिल, ये खुदीराम बोस, जी, ये रानी लक्ष्मीबाई, और ये रास बिहारी जी। ये मुझे दीजिए। अच्छा, ये तस्वीर आजादी के किस्मत वाले की है? देखो भाई, अपनी आजादी के हर वीर से अंग्रेज बहुत डरते थे। अजी थर थर कांपते थे जी वो, तभी तो वो भाग गए। हाँ? वो इन क्रांतिकारियों से डरते थे, लेकिन इनमें से कुछ की बुद्धि, ज्ञान, समझदारी और दूरदर्शिता का अंग्रेज लोहा भी मानते थे। और भारत माँ के इन्हीं सपूतों में से एक थे फिरोज शाह मेहता। ये तस्वीर उन्हीं की है। अच्छा, फिरोज शाह मेहता। लगता है तुम लोग फिरोज शाह मेहता के विविध रंगी व्यक्तित्व के बारे में अधिक नहीं जानते हो। इनका नाम तो हमने बहुत बार सुना है। शायद एक आध बार कहीं पढ़ा भी हो, लेकिन कोई बात नहीं बेटा। फिरोज शाह मेहता तो भारत माँ का वो लाल था जिसके बारे में माँ भारती खुद बताकर भी गर्व महसूस करती है। तो जी क्या भारत माता भी इनके बारे में बताती है? हाँ, महसूस करोगे तो लगेगा कि भारत माँ खुद अपने इस बेटे के बारे में बता रही है। हाँ, महसूस करो और सुनो। फिरोज शाह मेहता मेरा सुयोग्य सपूत, देश का एक ऐसा नेता जिसके प्रबल व प्रचंड व्यक्तित्व का सम्मान देश की जनता ही नहीं, अंग्रेज भी करते थे। वो जीवन के अनेक पड़ावों से गुजरा। कभी बंबई कॉरपोरेशन के विधान का कार्य, तो कभी विश्वविद्यालय की व्यस्तता, कभी कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी, तो कभी बड़े लाट की काउंसिल की भागीदारी। लेकिन वो हर स्थान पर, हर मकाम पर छाया रहा। अपनी देशभक्ति की मिसाल उन्होंने जीवन के हर मोड़ पर दी। एक बार किसी ने उनसे कहा, फिरोज भाई, तुम पारसी हो, क्या ये बात तुम्हें समझ में नहीं आती? आप बताइए, मेरे पारसी होने पर आप मुझे क्या समझाना चाहते हैं? तुम पारसी हो और बहुत योग्य भी। तुम्हें देशभक्ति की बात छोड़कर पहले अपने समुदाय के विकास पर ध्यान देना चाहिए। तो आप मुझे खुदगर्जी का सबक सिखाना चाहते हैं? पारसी क्या, अगर इस देश का कोई भी समुदाय खुद को इस देश से अलग मानता है तो वो नादान ही नहीं बल्कि बहुत छोटे दिमाग वाला होगा। हमारी इस सोच का सबसे बड़ा नुकसान इस देश को होगा। बिना एक दूसरे का हाथ थामे ना तो हम आजादी हासिल कर सकते हैं और ना ही तरक्की की राह पर आगे बढ़ सकते हैं। फिरोज शाह मेहता का जन्म 4 अगस्त 1845 को हुआ था। उनके पिता एक सफल व्यापारी थे, लेकिन जीवन में वो धन से भी अधिक शिक्षा का महत्व मानते थे। पिता के इन विचारों का लाभ नौजवान फिरोज को मिला और उनकी गिनती उन पहले हिंदुस्तानी नौजवानों में हुई जिन्होंने ऊंचे दर्जे की अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की। 1864 में बीए करने के बाद
वो एमए करने वाले पहले पारसी युवक बने और 1868 में विलायत से बैरिस्टर बनकर लौटे और एक वकील के रूप में बेहद सफल हुए। वो अपनी सफलता का आधार शिक्षा को ही मानते थे, इसलिए राष्ट्र की आगे बढ़ने की राह भी वो शिक्षा के माध्यम से ही तैयार करना चाहते थे। क्षमा कीजिए महाशय, मुझे कुछ विलंब हो गया। कुछ विलंब हो गया? अरे मैं 1 घंटे से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आप बड़े वकील हैं तो क्या अपने कार्यालय में बुलाकर 1-1 घंटा प्रतीक्षा करवाएंगे? मैं भी बहुत बड़ा आदमी हूँ जनाब। जब आप मेरी देरी का कारण जानेंगे तो आपका क्रोध शांत हो जाएगा। अरे आप किसी दूसरे मुवक्किल से निपट रहे होंगे। जी नहीं, मैं इस इलाके के उन बच्चों की पढ़ाई में मदद कर रहा था जो स्कूल नहीं जा पाते। हाँ, मैं जानता हूँ कि आप शिक्षा के समर्थक हैं, पर ऐसी बातों में अपना समय क्यों लगाते हैं आप? मेरे ये कुछ पल वर्षों तक इस देश का भविष्य सुधारते रहेंगे। यहाँ का हर बच्चा जब बुनियादी शिक्षा प्राप्त करेगा तभी तो ऊंची शिक्षा के लिए उसमें ललक जागेगी और फिर शिक्षा के माध्यम से इस देश में समानता और एकता आएगी। अपनी पुरातन संस्कृति को सहेज कर अगर हम नए जमाने से खुद को जोड़ना चाहते हैं तो इसका माध्यम सिर्फ शिक्षा ही है। वो सब तो ठीक है, पर तुम अकेले ये कार्य पूरा कर पाओगे? मैं अकेला नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि मेरी बात समझने के बाद आज से आप भी इस कार्य में मेरा साथ देंगे और फिर आपका साथ कोई तीसरा देगा। और सरकार? मैं तो ये मानता हूं कि शिक्षा का पूरा खर्चा सरकार को ही उठाना चाहिए, लेकिन सरकार अगर साथ नहीं देती तो हमें अपने प्रयत्नों से सरकार को भी जगाना होगा। फिरोज शाह मेहता शिक्षा के साथ साथ देश के नौजवानों में ऊंचे दर्जे की बहादुरी की भी अपेक्षा रखते थे। दुर्बलता जैसा कोई शब्द उनके शब्दकोश में नहीं था, इसलिए 1877 में जब बंबई के गवर्नर की अध्यक्षता में वॉलंटियर आंदोलन के बारे में एक सभा बुलाई गई तो उसमें निर्णय लिया गया कि सिर्फ यूरोपीय लोगों को ही वॉलंटियर बनाया जाए। तब फिरोज शाह मेहता ने बुलंद आवाज में इसका विरोध किया। ये फैसला हमें नामंजूर है। ये आम जलसा किन लोगों के लिए है बताइए? ये जलसा बंबई के लोगों के लिए है, इसलिए उन्हें भी वॉलंटियर बनने का पूरा अधिकार है। फिरोज शाह मेहता की ऐसी गर्जनाएं अक्सर अंग्रेजों के फैसले बदल डालती थीं। उनके अथक प्रयासों से बंबई के लोगों को जो बड़ी उपलब्धि मिली वो थी बंबई कॉरपोरेशन का विधान तय होना। आज अगर इस महानगर के लोग नागरिक सुविधाओं का सहजता से लाभ उठा रहे हैं तो ये उस विधान की बदौलत ही है जिसे फिरोज शाह मेहता ने बनवाया। लेकिन उनका कार्यक्षेत्र सिर्फ मुंबई ही नहीं था, वो राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति भी पूरी तरह जागरूक थे। फिरोज भाई, आपकी कोशिश से बंबई कॉरपोरेशन को भारत की सबसे बड़ी कॉरपोरेशन होने का गौरव प्राप्त हुआ। आपका सपना पूरा हुआ फिरोज भाई। हाँ उमा बेन, कुछ सपनों में से मेरा एक सपना पूरा हुआ और मानूं तो ये सपना भी पूरा नहीं हुआ। इसे अब एक विस्तृत रूप मिल गया है। अब ये इस महानगर की परिधि से बाहर निकलकर पूरे राष्ट्र की समस्याओं से दो चार होने को तैयार है। फिरोज शाह मेहता विदेशी हुकूमत के समर्थक नहीं थे, लेकिन वो उसकी नीतियों और सिद्धांतों को जनता के हित की कसौटी में जांचते थे। अगर वो इस कसौटी पर खरे नहीं उतरते थे तो वो उनका खुलकर विरोध करते थे। अंग्रेजों के प्रति अपने इन विचारों को उन्होंने एक बार अपने मित्रों के साथ कुछ इस प्रकार साझा किया था। दोस्तों, भारत के एक छोटे से ग्रामीण इलाके की बात है ये। हाँ बताओ। एक बहुत ही बेरहम और जालिम डाकू ने वहां आतंक फैला रखा था। अच्छा।
एक दिन उसने एक गांव में एक नौजवान को अगवा किया और उसे अपने साथ ले जाने लगा। वो नौजवान बेहद घबराया हुआ था। अरे भाई, एक बेरहम डाकू जिसका अपहरण कर ले, क्या वो घबराएगा नहीं? और नहीं तो क्या? अरे वो डाकू उस नौजवान को जंगल के एक छोटे रास्ते से अपने अड्डे तक ले जाने लगा। उस रास्ते पर शेर और दूसरे खूंखार जानवर बहुत थे। ये बात सोचकर उस नौजवान की रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई। हाँ हाँ, अब तो उससे जंगली जानवरों का भी खतरा था ना, क्यों? लेकिन वो डाकू निडरता के साथ आगे बढ़ता गया। अचानक एक शेर छलांग लगाकर सामने आ खड़ा हुआ। वो डाकू जरा भी नहीं घबराया। उसने शेर की आंखों में आंखें डालकर कुछ इस तरह देखा कि शेर उसकी आंखों में चमकती निडरता का सामना नहीं कर सका और उल्टे पांव लौट गया। अच्छा, तो उसके बाद क्या हुआ? फिर उस नौजवान की वजह से ही वो डाकू पकड़ा गया। उसके आतंक से उस इलाके के लोगों को मुक्ति मिली। लेकिन उस डाकू से उस नौजवान ने निडरता का जो गुण सीखा था वो उसके बहुत काम आया। एक बार जब एक नरभक्षी शेर ने उसके गांव पर हमला किया तो उस अकेले ने ही उस शेर को मार गिराया। पर इस कथा से तुम साबित क्या करना चाहते हो फिरोज? यही कि हमें इस देश को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्ति तो दिलवानी है, लेकिन अगर वो हमारे समाज, प्रशासन और नागरिक जीवन में कुछ अनुकरणीय बातों को उतार रहे हैं तो हमें उन बातों को अपनाना चाहिए। ये बातें आजादी के बाद हमारी उन्नति में सहायक बनेंगी। सन 1884 के बाद फिरोज शाह मेहता पूरी तरह राजनीति से जुड़ गए। ये वो समय था जब देश की दो बड़ी संस्थाओं का उदय हुआ। इनमें से एक थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और दूसरी थी बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। देश की आजादी व उन्नति के लिए फिरोज शाह मेहता जीवन भर इन संस्थाओं से जुड़े रहे। आओ भाई आओ, उधर सभा स्थल में चलते हैं। कांग्रेस का यह अधिवेशन बस शुरू ही होने वाला है। चलो, आओ सब लोग। फिरोज भाई, आपने इस संस्था में सुधार के निरंतर उपाय किए हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इन अधिवेशनों में आकर सिर्फ बातें ही करते हैं। चलिए, उन्हें भी सही राह दिखाते हैं। हाय, हाय। अरे भाई, ये हर साल अधिवेशन बुलाने की क्या जरूरत है? हाँ, हर साल 50,000 रुपए इस पर बर्बाद किए जाते। बिल्कुल भाई, हमने आपको यहाँ महलों में नहीं, कपड़े के तंबुओं में ठहराया है। अब इन सब पर कुछ तो खर्च होता ही है। तो महलों में ठहरा दीजिए, उसके लिए भी चंदा मिल ही जाएगा। बिल्कुल। इससे बेहतर होगा कि आप अपने आने जाने का किराया पार्टी से ना लें। आखिर आप छुट्टियों में भी तो अपने खर्चे पर घूमने जाते होंगे। देखो भाई, हम हर साल देश की आजादी की राह तैयार करने के लिए जमा होते हैं। आप भी इसी मकसद को ध्यान में रखिए। छोटी और व्यर्थ बातों की आलोचना करके अपना और पार्टी का समय बर्बाद मत कीजिए। फिरोज शाह मेहता का हर विचार, हर सिद्धांत गहरा और गूढ़ तो होता ही था, साथ ही वो देश के भविष्य को ध्यान में रखकर बात करते थे। आज हमारा देश जिस नौकरशाही को सह रहा है, उसके प्रति उन्होंने वर्षों पहले देश को सावधान कर दिया था। नौकरशाही ये मानती है कि देश को लोगों की नहीं बल्कि अफसरों की ताकत चलाए। शायद वो प्रशासन की अच्छाई और ताकत को बरकरार रखना चाहती है, पर वो ये नहीं देखती कि ये भावना भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है और जनता के सामने छाए अंधेरे में हर गैर जिम्मेदारी भरा काम छिप जाता है। फिरोज शाह मेहता जीवन भर राष्ट्र व लोक हित के सिद्धांतों के लिए लड़ते रहे। फिर चाहे वो बंबई काउंसिल के सदस्य रहे या लाट साहब की काउंसिल के, उन्होंने हर रूप में अपनी देशभक्ति की मिसाल रखी और हर उस बात का विरोध किया
जो लोकहित के विरुद्ध थी। अपने जीवन के अंतिम दिनों में वो अपने अखबार बॉम्बे क्रॉनिकल के माध्यम से पूरी तरह स्वतंत्रता संग्राम के साथ जुड़ गए। 5 नवंबर 1815 को मेरे इस योग्य सपूत ने अंतिम सांस ली। उनके निधन पर देश की जनता की आंखें तो नम हुई ही। अंग्रेजों के समर्थक कुछ अखबार भी उनकी प्रशंसा किए बिना न रह सके। फिरोज शाह मेहता जैसे देशभक्त का इस वक्त चले जाना देश के स्वतंत्रता संग्राम के लिए बड़ा घाटा है। वो जिस निडरता के साथ अन्याय का सामना करते थे, उसी निडरता के साथ चुनौतियों का सामना भी करते थे। तो दोस्तों, ऐसे थे हमारे फिरोज शाह मेहता। जी जी आजाद जी, मुझे तो उनकी तस्वीर जरूर दीजिए। देखिए, उनकी जीवन गाथा की तरह अगर उनकी तस्वीर भी आपके मन में प्रेरणा जगाती है तो आप अवश्य ले जाइए। पर जैसे देशभक्त वो थे, वैसे ही आप सब भी बनकर दिखाएं। उनका जीवन महान था। उनकी महानता का कुछ अंश भी हम अपने जीवन में उतार सकें तो ये देश धन्य हो जाए। राष्ट्रीयता के तुम थे गौरव, जन चेतना के थे प्रतीक, देश का भाग्य बदलने वाले तुम अद्भुत थे वीर। निर्देशन कला अय्यर, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण एवं प्रस्तुतिकरण स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग। भान स्वाभिमान का, देशभक्त रक्त तत्व भक्त प्राणदान का, अधीर मन अधीर तक लब्ध वेग बाण का, भय विहीन लक्ष्यहीन प्रवास है प्रयाण का। सुराज्य हो स्वराज्य हो, ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का। दिल मिलाया दम्भ जो विरोध जन्म ले रहा, कुचल दिया था स्वाभिमान जिंदा फिर से हो रहा। जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा।